हेलो एवरीवन, आज सी टेट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस, पेरेंट, टीचर्स एंड पीयर्स। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का और पीयर्स का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और सोशलाइजेशन की वजह से हमारी डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आएंगी। वैसे ये टॉपिक बहुत आसान है, पर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। बहुत वास्ट टॉपिक है ये, इसके अंदर कई सारी थ्योरीज भी हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही सिंपल ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से ना समझो तो गलती हो सकती है। वैसे सिंपल हैं बट आपको कंफ्यूज कर देते हैं कई बारी। तो इस टॉपिक को यूजुअली लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सोशलाइजेशन इज़ अ ईजी टॉपिक, तो ये हम कर लेंगे, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डीप एंड वेरी वास्ट टॉपिक और इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट। So let's start with the topic first. So first of all we will read some definitions of socialization. So first definition according to Ross, socialization is instrumental in developing a feeling of oneness. तो socialization process होता है जिससे हमें oneness की feeling आती है in persons who cooperate or believe in this concept. तो जो लोग socialization process में मानते हैं उनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ एक वननेस की फीलिंग आती है, टुगेदरनेस की फीलिंग आती है, ऐसा कह रहे हैं रॉस। और सोशलाइजेशन के थ्रू जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो वी फील दैट वी आर वन एंड उसके बाद इट इंक्रीजेज द डिज़ायर एज वेल एज कैपेसिटी टू वर्क टुगेदर। तो इसी सोशलाइजेशन के बिलीफ की वजह से हमारे अंदर एक डिज़ायर और कैपेसिटी बिल्डअप होती है एक साथ काम करने की। दिस इज़ वॉट अकॉर्डिंग टू रॉस। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली और सोशलाइजेशन से कैसे वननेस की फीलिंग डेवलप होती है। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हम सोशलाइजेशन को बहुत डीपली समझेंगे। अगेन वन मोर डेफिनेशन बाय E.A. Ross. He has pointed out that socialization is the development of the we feeling. तो यहाँ पे ये वी फीलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वननेस की बात हुई थी। वननेस, वी फीलिंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं in associates, and then growth in capacity and will to act together. तो सिमिलर टाइप की डेफिनेशन है यहाँ पे कि वी फीलिंग होती है जब, वी फीलिंग का मतलब होता है जब आपस में एकता वाला जो भाव हो जाता है या हम सब एक हैं मिलके रहने वाला जो इमोशन होता है। एसोसिएट्स मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं या एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिनका आपस में रिलेशन है, उनको एसोसिएट्स बोला हुआ है। वी फीलिंग डेवलप होती है, उससे क्या होता है, एक साथ काम करने की कैपेसिटी और हमेशा साथ में एक्ट करने की कैपेसिटी बिल्ड होती है। दिस इज़ व्हाट सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रॉस। तो इसको दो तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। फिर उसके बाद पार्क एंड बर्जेस की डेफिनेशन में ये कह रहे हैं दैट इट रेफर्स टू socialization as being achieved when all persons live together as a member of one family. तो socialization हमें कब अचीव होती है? When do we achieve socialization? When we live together as a member of one family. Next, according to Anthony Giddens, socialization is a process whereby helpless infant gradually become self-aware. सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो शुरू में हेल्पलेस होता है बिकॉज उसको कोई नॉलेज नहीं होती, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे सोशलाइजेशन की वजह से वो सेल्फ अवेयर होने लगता है, ठीक है, अपने आप धीरे धीरे उसको अवेयरनेस आने लगती है एंड नॉलेजेबल पर्सन बनने लगता है, स्किल्ड इन द वेज ऑफ द कल्चर, अपने कल्चर के जो वेज हैं उसमें स्किल्ड होने लगता है, इनटू विच ही और शी इज़ बॉर्न। तो इन वॉट एवर कल्चर इन टू विच द इन्फेंट हैज़ बीन बॉर्न, तो जहाँ पे भी वो इन्फेंट जिस कल्चर में भी पैदा हुआ है उसके बारे में वो जानने लगता है, उसके तौर तरीके, उस कल्चर के वेज, नॉर्म्स, ये सारे वर्ड्स आपको सुनने में मिलेंगे जब आप सोशलाइजेशन को और डीपली अभी हम समझेंगे। तो जो वहाँ के कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको समझने लगता है। तो वो हेल्पलेस इन्फेंट जो ग्रेजुअली वो एक सेल्फ अवेयर पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है। दिस इज़ डेफिनेशन बाय एंथनी गिडन्स। फिर पीटर वर्सली कह रहे हैं बाय दिस इज मेंट सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सोशलाइजेशन में। द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो किसी भी कल्चर के रूल्स और वहाँ की प्रैक्टिसेस हम सीखते हैं
सोशलाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी विद इन ह्यूमन सोसाइटी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन सोसाइटी में होती हैं, ह्यूमन सोसाइटी मतलब जहाँ सब लोग मिलके रह रहे हैं, उस जगह पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ के जो भी रूल्स हैं जो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सोशलाइजेशन में सीखते हैं। देन वी हैव टोनी बिल्टन, द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इनटू विच वी आर बॉर्न। तो जिस सोशलाइजेशन है, जिस प्रोसेस से हम अपने कल्चर को एक्वायर करते हैं, जो हमारा कल्चर है उसको सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। व्हेन वी आर बॉर्न, द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर आवर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्न द वेज थॉट एंड बिहेवियर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो हम क्या तौर तरीके सीखते हैं, ऐसा बिहेवियर, ऐसे थॉट्स, ऐसे बिहेवियर को हम सीखते हैं जो उस कल्चर में अप्रोप्रिएट माना जाता है, उस कल्चर में सही माना जाता है, उस कल्चर में फिट बैठता है। उस तरीके से बिहेव करना, उस तरीके से सोचना, उसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है सोशलाइजेशन के थ्रू, और हम एक्चुअली में बिहेव करना सीखते हैं उस कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सीखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने थॉट्स को और बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। दैट इज़ आवर सोशलाइजेशन। सोसाइटी वर्ड बार बार आप सुन रहे हो वहाँ पे आ रहा है, एक वर्ड है सोसाइटी, एक वर्ड है कल्चर, और एक वर्ड आ रहा है नॉर्म्स। ठीक है, तो सोसाइटी का मतलब सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग रूल्स, हैबिट्स, वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप टू विच पर्सन बिलोंग्स। तो जिस ग्रुप को कोई पर्सन बिलोंग करता है, उस ग्रुप में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस ग्रुप का रहने का कोई तौर तरीका होता है। ठीक है, दे फॉलो सम रूल्स, दे हैव सम हैबिट्स। ठीक है, एंड देन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एथिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ बिलीव्स हो सकते हैं उस ग्रुप के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब हम लर्न करते हैं उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और वो ग्रुप कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द फैमिली, बिकॉज जब एक इन्फेंट का बर्थ होता है, जब एक बेबी का बर्थ होता है, तो वो अपना जो सबसे पहला ग्रुप जो देखता है वो एक फैमिली होती है, उससे पहले उसका कोई ग्रुप नहीं होता। फैमिली इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रुप ऑफ द बेबी। तो प्राइमरी, इसको प्राइमरी ग्रुप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो फैमिली पहला ग्रुप है, फ्रेंड्स फिर आ जाते हैं आगे जाके, स्कूल जाता है फ्रेंड्स बनते हैं, ऑफिस जाता है कोलीग्स मिलते हैं, और कोई एनी अदर ग्रुप, यानी कि फिर वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो किसी क्लब में ज्वाइन करता है या कहीं और किसी ग्रुप में जाके ज्वाइन करता है। कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, तो कितने भी तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन आप जब भी जिस ग्रुप में होते हो तो आपको उस ग्रुप के रूल रेगुलेशन, वहाँ के लोगों के रहने का तरीका, उस ग्रुप में क्या चीज़ नॉर्मल मानी जाती है, क्या चीज़ नॉर्मल नहीं मानी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके, सो इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड स्लोली बिकम्स अवेयर ऑफ हर और हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। तो जब वो धीरे धीरे उस ग्रुप के रूल रेगुलेशन, हैबिट्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें सीखता है, तो वो उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। धीरे धीरे उस ग्रुप के बारे में वो अवेयर होता है और वो उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है, एंड गेन्स नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो नॉलेज किसकी गेन करता है? उस ग्रुप के कल्चर की, कि वहाँ पे किस तरह का कल्चर फॉलो होता है, किस तरह का। अब ये फैमिली का एग्जाम्पल इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो सबसे पहला ग्रुप है, तो उस ग्रुप के कल्चर को समझता है, एंड ऑल्सो दी सोसाइटी इनटू विच ही और शी इज़ बॉर्न। तो किस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है और जिस कल्चर में वो बड़ा हो रहा है। सोसाइटी अब यहाँ पे क्या है, तो हमने यहाँ देखा ग्रुप की बात हो रही है, तो सोसाइटी इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल। जो सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है नियरनेस, यानी आप प्रॉक्सिमिटी कह सकते हो। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस है, नियरनेस है। ऐसे लोग जो साथ में रहते हैं, कॉमन एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, उनका एनवायरनमेंट सिमिलर टाइप का होता है, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉमन रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके,
कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सोसाइटी किसको बोल रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बोल रहे हैं जो एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक घर में रहते हैं, मतलब उनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, घर के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, आपके एरिया के लोग भी हो सकते हैं, पर उनमें कॉमन कल्चर, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी वैल्यू सिस्टम कॉमन होना चाहिए। तो उनकी सोच कॉमन होती है, कल्चर कॉमन होता है, उसको सोसाइटी बोलते हैं। तो जिस सोसाइटी में एक बच्चा पैदा होता है और वो सोसाइटी जिस तरह का कल्चर फॉलो कर रही होती है और जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, कैसे बिहेवियर जो है वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो वहाँ पे सोसाइटी में जिसको नॉर्म माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम लर्न करते हैं तो उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसलिए ये वर्ड सोसाइटी आपको बार बार इसकी डेफिनेशन में मिलेगा, बिकॉज सोसाइटी मीन्स कि पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है, and not only living together but they are also sharing some common beliefs and values and culture. तो next जो word आपका आता है that is norms. norms का मतलब है यहाँ पे कि पहले तो ये word जो बना है ये normal से बना है, norm means normal. so norms का मतलब है ऐसे जर्नल से रूल्स या ऐसी जर्नल सी बातें या ऐसे हैबिट्स या वैल्यूज़ जो नॉर्मल मानी जाती हैं, जो चीज़ें नॉर्मली फॉलो होती हैं। तो थिंग्स दैट आर नॉर्मली फॉलोड बाय अ सोसाइटी और इनसाइड अ कल्चर इज नोन एज नॉर्म। ओके, तो एक अगर मैं आपको एक हायरार्की बना के बताऊं तो देयर इज़ अ सोसाइटी, सोसाइटी में देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट फॉलो अ पर्टिकुलर कल्चर। अब इस कल्चर के अंदर कुछ चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं, कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, एंड सम थॉट्स और आइडियाज़ हो सकते हैं विच आर यूजुअली फॉलोड। तो दीज आर द थिंग्स विच आर नोन एज नॉर्म्स, ठीक है। एंड व्हेन वी फॉलो दोज नॉर्म्स वी आर कन्फर्मिंग टू दोज नॉर्म्स। कन्फर्म करने का यहाँ पे मतलब है, एक्चुअली इट इज़ नॉट कन्फर्म, इट इज़ कन्फर्म। तो कन्फर्म का मतलब है कि आप उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हो। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी आज के मॉडर्न टाइम्स में भी कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत वेटेज दिया जाता है, कुछ ट्रेडिशनल कल्चर को बहुत वेटेज दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में एक नॉर्म है, नॉर्मल माना जाता है। अगर उसके अगेंस्ट आप जाते हो, कई बार यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो कोई ट्रेडिशनल उसके थॉट या आइडिया के अगेंस्ट बोलता है, तो वो नॉर्म नहीं माना जाता, उसको बहुत एबनॉर्मल माना जाता है। नॉर्म का मतलब हो गया नॉर्मल, और अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, नॉर्म को फॉलो नहीं करते हो, तो सोसाइटी वाले आपको अपने अगेंस्ट मानते हैं, या you are usually considered as anti society, ठीक है। so what is it saying? follow the norms. so here it is saying follow the norms conform to the group or society. तो आप वहाँ के नॉर्म्स फॉलो करो, जो चीज़ें उस सोसाइटी में नॉर्मल हैं। अब इसमें वो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बिलीव्स की बात कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स की, वहाँ के लोगों की हैबिट्स की, वहाँ के लोगों के थॉट्स की, कई सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो जब आप उनको ही फॉलो करते हो, दैट मीन्स उसका मतलब है यू आर कन्फर्मिंग टू दी ग्रुप। आप उस ग्रुप को कन्फर्म करते हो, आप उस ग्रुप के मेंबर हो। एज अ part of the group, as a member of the group, you need to conform to the norms of the group. okay, otherwise you will be considered outside the group. तो अगर वी फीलिंग क्रिएट करनी है किसी ग्रुप में, ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, या वो आपका नेबरहुड हो, या वो आपके एरिया में रहने वाले लोग हों, तो अगर आपके अंदर एक वी फीलिंग उसके साथ क्रिएट करनी है तो आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या हो जाता है कि आप उस ग्रुप के आउटसाइड कंसीडर किए जाते हो, यू आर नॉट कंसीडर्ड इनसाइड द ग्रुप इफ़ यू डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स, करेक्ट। तो समटाइम्स ऐसा होता भी है कि कुछ लोग होते हैं जो
जिनको लगता है कि हम ट्रेडिशनल जो रूल्स चलते हुए आ रहे हैं, जो आइडियाज़ ट्रेडिशनल फॉलो, उसको हम ब्रेक करेंगे, हम कुछ इनोवेटिव नया करेंगे, तो वो नई चीज़ें एक्सेप्ट होने में टाइम इसीलिए लग जाता है बिकॉज बहुत सालों से वो चीज़ें नॉर्म्स नहीं होती। आप जब उसको नया कुछ लेके आते हो तो उसको एक नॉर्म बनने में काफ़ी टाइम लगता है उसको, क्योंकि सब लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो एक नॉर्म नहीं बनेगा। तो दैट इज़ हाउ अ सोसाइटी वर्क्स। और उसी सोसाइटी के कल्चर में, कल्चर को अडेप्ट कर लेना, कल्चर को सीख लेना, कल्चर के अंदर जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको समझ लेना, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशलाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कल्चर। तो डिक्शनरी में कल्चर की डेफिनेशन लिखी हुई है एज अ कस्टम एंड सिविलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम और पीपल। तो कल्चर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो लोग कस्टम्स फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम कल्चर कहते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट और एक्सप्रेशंस, तो जिस तरीके से लोग अपने इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कल्चर। And the first thing we can say about culture is that it is common to a group of people. So common to a group of people who make up a particular society. तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि सोसाइटी हम किसको कहेंगे, ये वो वाले लोग होंगे जिनके अंदर कुछ कॉमन होगा। People who have something in common, ठीक है, पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन। और कल्चर उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन लोगों में जो कॉमन कल्चर होता है, जो एक सोसाइटी के लोग होते हैं। कल्चर प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू इट्स मेंबर। तो ये जो सोसाइटी के मेंबर हैं, इनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी कल्चर से ही बनती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही अपने नॉर्म्स बनाते हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और वही चीज़ें जो ये फॉलो करते हैं रिपीटेडली, उसी से इनकी आइडेंटिटी बनती है। हमारी आइडेंटिटी उस चीज़ से बनती है जो काम हम रोज़ करते हैं। सपोज़ आप रोज़ अगर ड्राइंग करते हो तो आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो, करेक्ट। तो ऐसे ही जब ये कल्चर के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो वो ही इनकी आइडेंटिटी बन जाती है। इस तरीके से मेंबर्स को आइडेंटिटी मिलती है। इट इज़ नॉट हेरिडिटरी बट समथिंग दैट इज़ लर्नड आफ्टर बर्थ। तो ऑब्वियसली कल्चर जो है ये एक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया गया है बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो ये हेरिडिटरी नहीं होता है, इट इज़ लर्नड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। तो जैसे ही आप सोशलाइजेशन आपकी कब शुरू हो जाती है? पैदा होते साथ ही एक बच्चे की सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है, जब पेरेंट्स उससे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो तब से हम ये सीखना शुरू करते हैं सोशलाइजेशन। कल्चर इज़ डिफरेंट वेज वी हैव ऑफ नोइंग नॉट ओनली अदर्स बट ऑल्सो आवरसेल्फ। तो कल्चर से हम खाली दूसरों को ही नहीं, हम अपने आप को भी समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी उस कल्चर का ही पार्ट हो जाते हैं। और जब हम एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी उस कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करने लगते हैं, तो हमारी भी आइडेंटिटी उस कल्चर या उस कल्चरल नॉर्म से बनती है थ्रू सोशलाइजेशन। तो ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हमें भी एक आइडेंटिटी देता है। दैट इज़ वाई सोशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं सोशलाइजेशन के। तो पहला तो फैमिली है विच इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली के अंदर क्या होता है, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, किस तरह की पेरेंटिंग है, फेवरेबल क्लाइमेट है या नहीं है, स्टेबिलिटी कैसी है फैमिली की, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं सोशलाइजेशन के। अब इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो इसमें दो तीन तरह की पेरेंटिंग होती है। एक होती है अथॉरिटेटिव, एक होती है अथॉरिटेरियन, और एक होती है परमिसिव। ठीक है। सो पेरेंटिंग में ये कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी पेरेंटिंग होनी चाहिए, बट इसमें भी अलग अलग टाइप्स होती है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है
या बहुत परमिसिव है। परमिसिव का मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं कहते, बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, डांटा नहीं जाता, बच्चों की हर बात मानी जाती है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, अथॉरिटेरियन अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है फैमिली में, बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता। या डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि ठीक है, बच्चों की भी बात सुनी जाती है और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी फॉलो होता है, तो जिसको बीच का हम बोलते हैं, तो दैट इज़ अथॉरिटेटिव। तो फैमिली के पेरेंटिंग क्वालिटी कैसी है, फैमिली का क्लाइमेट कैसा है, मतलब घर में माहौल किस टाइप का है, स्टेबिलिटी है या घर में झगड़े होते हैं या फाइनेंशियली अप एंड डाउन चलता रहता है बहुत ज़्यादा। सपोर्टिव एक्स्ट्रा फैमिलियर सोशल नेटवर्क है, मतलब फैमिली के बाहर के भी जो लोग हैं उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है फैमिली के साथ, बाहर से भी बहुत अच्छी सपोर्ट है, दे हैव गुड रिलेशन इन द आउटसाइड द फैमिली। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है हमारी सोशलाइजेशन को। और सबसे प्राइमरी एजेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़ द फैमिली, बेसिकली द केयर टेकर यानी कि जो मदर फादर हो गए या जो भी उस बच्चे की केयर कर रहा है। नेक्स्ट इज द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप हो गए उसके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी सोर्सेज ऑफ कंपेनियनशिप। जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें कंपेनियनशिप आती है समझ में, स्टिमुलेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्प, रिवॉर्ड, सिक्योरिटी, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, हार्म, ये सारी इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमें तब समझ में आती है जब हम फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप के अंदर हमें एक कंपेनियनशिप मिलती है, स्टिमुलेशन मिलती है, वी फील एक्साइटेड ऑल्सो, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू आवर फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स, सिक्योरिटी की फीलिंग, ये सारी चीज़ें हमें पीयर ग्रुप से पता चलती हैं। और वो फीलिंग सारी पीयर ग्रुप के थ्रू हमें बहुत जो सिक्योरिटी की फीलिंग हो गई या जॉय की हो गई एट टाइम्स, तो दैट इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पीयर ग्रुप, इसलिए इसको भी हम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बोलते हैं। थर्ड वन इज़ योर स्कूल। दिस इज़ एक्चुअली योर फॉर्मल, वेरी फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर्मल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है अपना शो करना होता है। यू कैन नॉट बी एज ईजी और एज रिलैक्स्ड एज यू आर विद योर फ्रेंड्स। सो डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्टनेस है। फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन विच शेप्स द आइडियाज़ एंड एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। तो स्कूल में जब हम एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हमारे आइडियाज़ और एटीट्यूड शेप होने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़ मास मीडिया। मास मीडिया इज़ मीडिया, यू नो व्हाट मीडिया इज़। मीडिया तो आजकल हर जगह पे ही है, वेदर इट इज़ टीवी or your social media. The communication media has an important effect in encouraging individuals to support the existing norms, values or oppose or change them. तो मीडिया के थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बच्चे बोलना भी सीखते हैं, एक्सप्रेस करना भी सीखते हैं, और जो ऑलरेडी नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उसको सपोर्ट करना है या उसको अपोज करना है या उसको चेंज करना है। यानी कि बच्चों की जो ओपिनियंस होती है, ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस भी मीडिया कर सकता है। तो मीडिया एक बहुत बड़ा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सो दीज आर योर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन: फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल एंड मास मीडिया। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, रिवर्स, जेंडर, एडल्ट, ऑक्यूपेशनल, एक्टिव, पैसिव, दीज आर ऑल दी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी। तो लेट्स सी व्हाट आर दे। फर्स्ट इज़ प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड, एक बच्चे की जो घर से सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है और बचपन से ही वो जो सीखना शुरू करता है, दैट इज़ योर प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। इसको हम बेसिक और अर्ली सोशलाइजेशन भी कहते हैं। और इसी से जो है धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बननी शुरू होती है। बच्चा लैंग्वेज सीखता है, कॉग्निटिव स्किल सीखता है, बचपन से ही जो वो चीज़ें घर में से सीखता हुआ आ रहा है, वैल्यूज़, नॉर्म्स,
जिस जगह पे वो रहता है, जो घर में जिस तरह का कल्चर फॉलो होता है उससे रिलेटेड नॉर्म्स सीखता है, ठीक है। और यही एक फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन है जो हमें सोशल बीइंग बनने में हेल्प करती है, एंड इट स्टार्ट्स विद अ फैमिली। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू इंटरनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल कल्चर एंड आइडियाज ऑफ अ सोसाइटी। तो फंडामेंटल मतलब बहुत ही बेसिक से शुरू होता है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, जब बच्चा बिल्कुल बोलना सुनना सीखता है तभी से जो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है सोशलाइजेशन की, वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। और ये हमें इंटरनलाइजेशन मतलब हम उन चीज़ों को इंटरनलाइज अपने अंदर जब पूरे तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस कल्चर को अपना लेते हैं, वो चीज़ की जो शुरुआत होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन से होती है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो हमारी एडल्टहुड में होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं वी आर कंसिडर्ड एज एन एडल्ट, और यहाँ पे भी हमारी सोशलाइजेशन चलती रहती है। इट इज़ नॉट ओनली कि हम बेसिक कल्चर सीख रहे हैं, हम कल्चर तो सीख चुके होते हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी हम उसको अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करना सीखते हैं, हम अपने कल्चर की बाहर की चीज़ों को भी ट्रांसमिट करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ कल्चर थॉट्स, और हम कुछ अपने जो चीज़ें हमने घर से सीखी हैं, जो स्कूल से सीखी हैं, उसके बियॉन्ड भी जब हम कुछ चीज़ों को हम इंटरनलाइज करते हैं तो उसको हम एडल्टहुड सोशलाइजेशन बोलते हैं, विच इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आप जितना एडल्टहुड में आप जितनी देर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सोशलाइजेशन में सीखते ही रहते हो। यू लर्न समथिंग, यू सोशलाइज, यू इंटरनलाइज थिंग्स, ठीक है। So secondary socialization is necessitated when an individual take up a new role unlike the family setting। तो अपनी फैमिली से बाहर जाके वो उसके बाहर के एनवायरनमेंट में जब हम जाते हैं, जैसे पहले स्कूल होता है, फिर उसके बाद हमारा कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद वी गो टू आवर वर्क प्लेस के बाद भी अगर हमें वर्क प्लेस के थ्रू भी हमें उसके बियॉन्ड भी कई जगह पे जाना पड़ सकता है, मे बी आउट ऑफ द कंट्री, मे बी इन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी वी मीट पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। हम अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग आइडियाज़ और थॉट्स वाले लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमसे भी आगे कुछ है, या हम जितना देखते आ रहे हैं, हम जितना सुनते आ रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो दैट इज़ वेयर योर एडल्ट सोशलाइजेशन बिगन्स। तो जब बच्चे स्कूल में ट्रेंड होते हैं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्कूल में जब ये बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ये क्या सीखते हैं जो इनके आगे लाइफ टाइम काम आती है। सो अनलाइक द फैमिली सेटिंग, चिल्ड्रन इन स्कूल आर ट्रेन्ड टू कन्फर्म टू द अथॉरिटी। अपने बॉस की बात को सुनना, फॉलो करना, या अपने अथॉरिटी की, अगर हम बॉस वर्ड भी ना यूज़ करें तो आपसे जो सीनियर है, आपकी जो अथॉरिटी है, उसको फॉलो करना स्कूल से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, जो सेकेंडरी या आपके एडल्टहुड सोशलाइजेशन में आता है। और यही सेम चीज़ फिर आगे स्कूल के बाद आपके ऑक्यूपेशन में नज़र आती है, आपके करियर में नज़र आती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ जब हम अपनी फैमिली से बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, और आगे आगे जब हम जाते रहते हैं तो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होती है, जहाँ से हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें सिर्फ नॉर्म्स को ही नहीं, हमें अपने अथॉरिटी को भी फॉलो करना है, और बहुत सारी और चीज़ें भी सीखते हैं जो हम यूजुअली घर में मम्मी पापा से नहीं सीखते हैं इतनी जल्दी। फिर नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट मर्टन ने। एंटीसिपेशन का मतलब है आप कोई फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, एंटीसिपेट कर रहे हो। इसको अगर मैं इसको सिंपल लेमन टर्म्स में लिखूं, यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट द फ्यूचर हैपनिंग, या फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या हो सकता है। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप इन एडवांस विद द एंटीसिपेशन, मतलब होप ऑफ ज्वाइनिंग दैट ग्रुप,
तो अब इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि कोई पर्सन है, उसको पता है कि उसकी जॉब एक कंपनी में, एक एमएनसी में लगने वाली है, और क्योंकि उसने रिज्यूमे भेजा था, उसका इंटरव्यू हुआ, और उसका इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, उसको जॉब ऑफ़र आई है, या उसको ये उम्मीद है कि उसको जॉब ऑफ़र आ सकती है बिकॉज उसका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो ही इज़ नाउ एंटीसिपेटिंग कि हो सकता है मैं वो कंपनी ज्वाइन करूँगा, या मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया तो हो सकता है मुझे जॉब ऑफ़र आ जाए। सो नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ प्रिपेयरिंग इन एडवांस, वो अपने आप को पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर कर रहा है कि जब मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूँगा तो वहाँ मुझे कैसे बिहेव करना है, वहाँ के क्या रूल रेगुलेशन है, मुझे क्या चीज़, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें तो मैं क्या पहन के जाऊँगा, वहाँ पे मुझे कैसे बात करनी है, क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे नहीं अपनी शो करनी है, किस तरीके से वहाँ उठना बैठना है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो जब वो एंटिसिपेशन कर रहा है कि मैं एक नया ग्रुप ज्वाइन करूँगा और मुझे वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना, दैट इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन विच इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो फ्यूचर में जो भी रोल या स्टेटस है, अब इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे सपोज बच्चा घर से बाहर स्कूल जाता है तो उसको ये पता है कि मैं घर में जैसे बिहेव करता हूँ, आई कैन नॉट बिहेव इन द सेम वे व्हेन आई एम इन स्कूल। सो ही इज़ एंटिसिपेटिंग कि व्हेन आई विल गो टू अ फॉर्मल स्कूल आई विल बिहेव इन अ डिफरेंट और मोर एक्सेप्टेबल वे, स्कूल में जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, दैट इज़ ऑल्सो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। सो एज अ पर्सन गेट प्रॉपर बिलीफ, वैल्यूज एंड नॉर्म्स of status or group which he seeks, he is learning how to act in his new role. तो जो ग्रुप वो ज्वाइन करना चाहता है, he seeks मतलब he wants to join or looking forward to join, looking forward to whichever group the person is looking forward to join, he learn how to act in this new role. It can be also a marriage between two people. When a girl is marrying to a guy, the girl knows कि उसको नई फैमिली में जाना है, she will be joining a new group, नया सोसाइटी, नया ग्रुप ज्वाइन करेगी जहाँ का कल्चर में भी इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जो गर्ल का कल्चर था। तो मैरिज में भी जब वो एंटिसिपेट कर रही है कि मुझे एक नई फैमिली ज्वाइन करनी है, मुझे एक नया ग्रुप ज्वाइन करना है, हो सकता है वहाँ के कल्चर नॉर्म्स अलग अलग हों, तो वो सारी चीज़ें जब वो सीखना लर्न करती है या उनको इंटरनलाइज करती है, कोशिश करती है कि फॉलो करेगी, दैट इज़ व्हाट एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिवर्स सोशलाइजेशन। रिवर्स का मतलब है कि बच्चे पेरेंट्स से ना सीख के जो है पेरेंट्स बच्चों से सीख रहे हैं, और ऐसा आजकल बहुत देखने को मिलता है। जैसे हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, nowadays children learn know more than the adults how to use the technology and how to socialize through technology। वो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से सीखते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब एडल्ट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, तो बच्चे उन्हें सिखाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्स सोशलाइजेशन। चिल्ड्रन लर्न इन मोस्ट केसेस, तो बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स से, बट in case of reverse socialization उल्टा हो जाता है, the parents learns from the child, तो this role may be reversed, the young people may influence the change and the attitude and behavior of their elders। तो जब यंग लोग अपने एल्डर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर में कोई चेंज लेके आते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम रिवर्स सोशलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, the elders are more open to the influence of a teenager in which they are seen to be having experiences such as the adoption of technology। तो यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एडल्ट्स जब देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी यूज़ करना गलत बात नहीं है, सारे बच्चे यूज़ करते हैं, उससे हेल्प होती है, तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। तो जो उनका एटीट्यूड चेंज होता है और वो टेक्नोलॉजी को खुद भी सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई नई गाड़ी चलाना सीखना, या कोई ड्रेसिंग स्टाइल भी हो सकता है कि कोई टीनेजर का ड्रेसिंग स्टाइल जो पहले किसी एडल्ट को लगता था कि उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को लगता था ये क्या पहनते हैं, ये अच्छा नहीं होता, पर धीरे धीरे वो टीनेजर कन्विंस करता है और उस पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, एटीट्यूड चेंज ले आता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, तो उसको हम रिवर्स सोशलाइजेशन कहते हैं। तो
इसमें क्या है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब एक चाइल्ड एक एल्डर का एटीट्यूड और बिहेवियर, उसका बिलीफ चेंज करता है। नेक्स्ट इज जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ ऑल्सो। इसमें तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो वर्ड है जेंडर, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ जेंडर। देखो, जब हम बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को, तो दिस इज नोन एज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बट जेंडर इज व्हाट इज मेड बाय द सोसाइटी। दिस टर्म जेंडर जो है ये सिर्फ आपको एक मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे रही है, इट इज़ एक्चुअली हाउ सोसाइटी व्यूज़ अ पर्टिकुलर सेक्स, यानी कि अगर कोई मेल है या फीमेल है, उसको सोसाइटी किस तरीके से देखती है या उससे सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है, उसको जेंडर बोलते हैं। बायोलॉजिकली जो आपके बॉडी में डिफरेंस है, दैट इज़ व्हाट योर सेक्स इज़। जब हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मेल के फीमेल। लेकिन जब हम जेंडर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सोशल टर्म है। सोशल टर्म का मतलब है जेंडर मीन्स कि सोसाइटी आपसे आपके मेल होने की वजह से या फीमेल होने की वजह से सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आपका सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए बिकॉज यू आर अ मेल और फीमेल, उसको जेंडर बोला जाता है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जेंडर रेफर्स टू दी सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जो चीज़ें सोसाइटी आपसे, ठीक है, सोसाइटी ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है, और सच एज नॉर्म्स, आप किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करोगे, आपका रोल किस तरह का होगा, रिलेशनशिप ऑफ एंड बिटवीन द ग्रुप्स एंड मेन एंड वुमेन। अब जैसे सपोज मेन है, मेल्स है, तो उनसे कुछ डिफरेंट रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। Sorry, this spelling I have written is wrong. It is expected. Society expects, ठीक है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो मेल फीमेल में क्या डिफ्रेंसिएशन एज अ जेंडर होती है कि बिकॉज अगर कोई मेल है तो वो इस तरह के काम वो कर सकता है, वो इस तरह की ऑक्यूपेशन में जा सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसे अर्न करे, वो इस तरह के कपड़े पहने। तो बचपन से ही आप बच्चों को एक डिफ्रेंशिएशन सिखाना शुरू कर देते हो कि कोई लड़का है तो उसको पैंट्स पहननी है, जीन्स पहननी है, उसको कार वाले टॉय से खेलना है, उसको लड़कों की तरह बॉय कट करवाना है, उसको लड़कों की तरह कपड़े पहनने हैं, उसको कैसे बिहेव करना है इंस्टेड। और उसी के साथ अगर कोई गर्ल उसी की बहन है, ठीक है, और उसको आप क्या पहना बोलते हो कि शी कैन वेयर अ फ्रॉक, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग पैंट्स एंड जीन्स, उस लड़की को आप फ्रॉक्स पहना रहे हो, उसको खेलने के लिए कार की जगह टेडी बियर्स दे रहे हो। और शी कैन ऑल्सो यूज़ डॉल्स फॉर प्लेइंग इंस्टेड, और वही चीज़ अगर लड़का है तो वो डॉल से खेले तो आप क्या कहते हो कि ये लड़कियों की खेलने की चीज़ है, दिस इज़ नॉट फॉर द बॉयज़। तो ये जो हम बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन सिखाना शुरू कर देते हैं कि कोई लड़का है और बच्चा है और उसको पता है कि वो लड़का है तो उसे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करना है, और लड़की है तो उसको क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करना है, इसको हम जेंडर बोलते हैं। और ये सोशली कंस्ट्रक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। तो सोसाइटी में जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों की जेंडर सोशलाइजेशन भी करते हैं कि वो जिस जेंडर को बिलोंग करते हैं उसी के जेंडर रोल्स वो फॉलो करेंगे। So social roles assigned to each sex and labeled as masculine and feminine. तो जो दोनों जेंडर हैं उसको जो रोल्स हम असाइन करते हैं उसके बाद उसको हम मैस्कुलिन यानी कि जो मेल्स कर सकते हैं और फेमिनिन यानी कि जो फीमेल्स के लिए होता है वो चीज़ें हम कहते हैं, तो उसको जेंडर सोशलाइजेशन बोलते हैं। देन एडल्ट सोशलाइजेशन, दिस इज सेम एज योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो हमने पढ़ी थी, दैट ये एडल्टहुड में स्टार्ट होती है। और जब इंडिविजुअल एक नया रोल एक्सेप्ट करने लगता है एज एन एडल्ट जैसे हस्बैंड वाइफ कोई एम्प्लॉई, तो एज एन एडल्ट उसकी
जब एक रोल उसका चेंज होता है, वो सिर्फ घर का मेंबर ही नहीं, वो और दूसरे ग्रुप्स का भी मेंबर बनता है और उसके नए नए रोल्स आते हैं, तो उस टाइम पे जो चीज़ें उसके वो जो बिलीव्स और उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में जो जो चीज़ें चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू कल्चर, न्यू नॉर्म्स एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको बोलते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन। ये विल्बर्ट मोरे ने वर्ड दिया था और इन्होंने कहा था कि ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये कभी कभार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन वर्ड किसने दिया है, तो विल्बर्ट मोरे हैज़ गिवन दिस वर्ड एंड दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। तो ऑक्यूपेशनल मतलब आपके ऑफिस या आपके करियर से रिलेटेड हो गया, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो गया। तो पहली चीज़ इसमें आती है जब हम अपना करियर चॉइस लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू इन आवर करियर, कौन से ऑक्यूपेशन में हम जाना चाहते हैं, दैट इज़ आवर फर्स्ट फेज। फिर आता है एंटीसिपेटरी, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस कंपनी में काम करना है, तो व्हेन वी डिसाइड टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, हम वहाँ जाने से पहले अपने नए रोल के बारे में सोचते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, उसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था अभी। फिर कंडीशनिंग एंड कमिटमेंट। कंडीशनिंग एंड कमिटमेंट का मतलब है जब हम अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू कंडीशनिंग। बिहेवियर चेंज थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब कह सकते हो आप रिपीटिशन से। रिपीटिशन क्यों? जब हम रोज़ जाते हैं उस कंपनी में काम करने, तो रोज़ हम उस रूल को फॉलो करते हैं जो वहाँ पे ज़रूरी है, रोज़ अपने आप को उस तरीके से बिहेव करने के लिए कंडीशन करते हैं ताकि हम वहाँ पे फिट हो जाए, उस जगह पे एक पार्ट ऑफ द ग्रुप लगे। तो बार बार जब हम रिपीट करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं और हम कमिटमेंट अपनी बढ़ाते हैं, वी गेट कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एंड देन वी हैव कमिटमेंट कंटिन्यूज। तो when we are satisfied with this, तो वो कमिटमेंट कंटिन्यू होती है। तो ये जब हम अपनी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन में ये 4 फेजेस हैं कि पहले हम चूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन क्या होगा हमारा, फिर हम एंटीसिपेट करते हैं कि उसके लिए हमें अपने आप को फिट कैसे बनाना है, हाउ डू वी सोशलाइज, कि हम उस ग्रुप का पार्ट लगें। Then we condition ourselves, we repeat that behavior, we condition ourselves to fit into that occupation and we build our commitment towards that occupation, and last में if we are satisfied we continue that commitment towards that occupation. This is known as occupational socialization. Next is active socialization. Active socialization means the agencies which actively participate in educating. जो लोग डायरेक्टली हमें एजुकेट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, डायरेक्ट हमसे इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमसे रोज़ उनकी इंट्रैक्शन होती है, रोज़ कांटेक्ट होता है, जैसे हमारी फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, या फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई इकोनॉमिक ग्रुप हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है, डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन, ठीक है, प्लस हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट इंट्रैक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूअस लूप ऑफ इंट्रैक्शन कि हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं इन लोगों से एंड दे इंटरेक्ट विद अस। तो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस लूप ऑफ इंट्रैक्शन, रेगुलर इंट्रैक्शन चलती रहती है, हम लोगों से सीखते हैं, सोशलाइज करते हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ एंड थॉट्स मिलते हैं, इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वी कैन शेयर आवर आइडियाज़, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए इनको एक्टिव बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल है सबका, सारे एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को नॉलेज एक दूसरे की ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सारे एक्टिव सोशलाइजेशन में आएंगे। दूसरा जो आता है पैसिव सोशलाइजेशन,
इसमें देखो आ गया आपका रेडियो, टीवी, सिनेमा, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी। अब जो पहले हमने देखा और इसमें जो हम देख रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है? देखो यहाँ से क्या है, हम चीज़ें एक्वायर तो कर रहे हैं, हम चीज़ें लर्न तो कर रहे हैं, पर क्या हम वापस कुछ दे पा रहे हैं? कैन वी टॉक बैक और वी गिव अ फीडबैक? क्या हम फीडबैक दे सकते हैं व्हेन वी आर लिसनिंग टू अ रेडियो, या हम टीवी देख रहे हैं, हम सिनेमा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ रहे हैं? आप उस बुक से सीख तो बहुत कुछ रहे हो, सोशलाइजेशन आपकी हो रही है। बच्चे बुक से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं कहानियों से, हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर जो हैं वो सारी चीज़ें कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के सीखते हैं, लेकिन हम उसको वापस फीडबैक नहीं देते हैं, या हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे। जो डिस्प्ले हो रहा है उससे हमारा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। एक्टिवली हम एक्टिव हैं लेकिन सामने वाला एक्टिव नहीं है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, आप चुपचाप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आप जो सोर्स है जहाँ से ये मैसेज आ रहा है या जिससे आप सीख रहे हो उसको आप वापस कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट एक्टिवली देयर। तो ये पैसिव सोशलाइजेशन होती है, क्योंकि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट वे की नहीं है। ये एजेंसीज आपको सोशलाइजेशन में हेल्प तो करती हैं पर ये पैसिव हैं, ठीक है। तो आपका 1-to-1 यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पैसिव सोशलाइजेशन बोलते हैं। ये वाला जो वर्ड है ना लाइब्रेरी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो आप ये ध्यान रखना कि जहाँ पे आप फीडबैक नहीं दे सकते, लाइब्रेरी में आप बुक पढ़ तो सकते हो, पर जिसने बुक लिखी है उसको आप उस टाइम पे जवाब नहीं दे सकते कि आपने जो लिखा है उसका मतलब ये होना चाहिए, आप बात नहीं कर सकते ना राइटर के साथ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आप सामने बैठ के 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पैसिव में आएगा। ओके, फिर कुछ दो डिफरेंट टाइप की और हैं जो थोड़ी सी उनसे अलग हैं, बट दे आर स्टिल आस्क्ड इन द एग्जाम। एक है डी सोशलाइजेशन, एक है री सोशलाइजेशन। तो डी सोशलाइजेशन होता है जब हम अपनी पुरानी सोशलाइजेशन को गिव अप कर देते हैं, वी ट्राई टू रिमूव और फॉरगेट वट एवर वी हैव लर्न। ऑब्वियसली हम पूरा ब्लैंक तो हो नहीं सकते, बट ये है कि हम अपने पुराने तौर तरीके भूल के नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं तो उसको डी सोशलाइजेशन कहते हैं। और री सोशलाइजेशन का मतलब है कि पुराने बिहेवियर को डिस्कार्ड करके हम नए नॉर्म्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड और बिहेवियर को सीखते हैं। आप इसको एक इस तरह से मान सकते हो कि सपोज़ कोई पर्सन इंडिया से यूके जॉब करने जाता है, तो उसको कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में फॉलो होती है, उसको डी सोशलाइज करना पड़ता है, एंड दैट पर्सन हैज़ टू अडॉप्ट दी रोल एंड कल्चर ऑफ द न्यू कंट्री वेयर दैट पर्सन विल बी गोइंग। तो जब ये परमानेंटली कोई शिफ्ट होने की सोचता है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है, या अगर बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूं आपको कि अगर हम जैसे मैरिजेस में क्या होता है कि जब एक गर्ल है उसको अपने घर से दूसरे घर में जाके बिल्कुल ही नया रोल एक्सेप्ट करना होता है, तो कई बार उसको अपने पुराने तरीके छोड़ के नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो उस घर में जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है या ज़्यादा फॉलो हो रही है। तो डी सोशलाइजेशन करा जाता है कुछ चीज़ों का। 100% नहीं हो सकता डी सोशलाइजेशन, क्योंकि आप जो चीज़ें बचपन से बोलना सीखे हो, जो आपने अपना एटीट्यूड बिल्डअप किया है, आप 100% तो चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हम चेंज करते हैं, कुछ चीज़ें हम भूलते हैं ताकि हम नई चीज़ें सीखें। तो पुरानी चीज़ों को भूलना इस डी सोशलाइजेशन, और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, नई वैल्यूज़ को, नए एटीट्यूड्स को, नए बिहेवियर को अडॉप्ट करना इज़ री सोशलाइजेशन। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसको थोड़ा सा अगर हम समरी में देखें कि मैकेनिज़्म कैसे होता है, तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। तो कोई इंडिविजुअल जब सोसाइटी में ग्रो अप करता है, किसी सोसाइटी में बड़ा होता है, तो वहाँ से हमारी सोशलाइजेशन शुरू होती है। वो क्या सीखता है? ग्रो, लिव एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ सीखता है। एजेंट्स कौन कौन से हैं सोशलाइजेशन के? जैसे हमने पढ़ा था, फैमिली है, नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है, स्कूल है,
एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है, बातचीत करके सीखते हैं हम। रोल एक्सपेक्टेशन आ जाता है, जैसे हमने जेंडर सोशलाइजेशन में देखा कि हमसे जो रोल एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें एज अ गर्ल एज अ बॉय कैसे बिहेव करना है। रोल परफॉर्मेंस से सीखते हैं, जब हम कोई जगह ऐसी जाते हैं जहाँ पे हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो उन चीज़ों को जब हम लर्न करते हैं, जैसे कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया एंटीसिपेटरी में, कि जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमसे हमारी परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट करी जा रही है, वो चीज़ जब हम सीखते हैं, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एंड लास्टली, किस कल्चर में हम बिलोंग करते हैं उस कल्चर को हमें अडॉप्ट करना होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस इन सोशलाइजेशन। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। फाइनली इट मेक्स आवर करेक्टर, इससे हमारा करेक्टर फॉर्मेशन होता है और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सोशलाइजेशन। तो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन में 3 लेवल है, ये बहुत ही सिंपल है। माइक्रो मतलब सबसे छोटा लेवल हो गया, स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा हो गया, जहाँ पे आपके फैमिली और रिलेटिव्स आ गए, माइक्रो लेवल। मीज़ो मतलब मिडल, ठीक है, बीच का हो गया। स्मॉलेस्ट के बाद इससे बड़ा जो हुआ वो मीज़ो हुआ। यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी, एथनिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मैक्रो मतलब ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट में आपका नेशन, आपका लीगल सिस्टम, आपकी इकोनॉमी। तो एक बच्चे की फैमिली उसका माइक्रो लेवल का सोशलाइजेशन करता है, बच्चे का स्कूल उसका मीज़ो लेवल का सोशलाइजेशन करता है, बच्चे की कम्युनिटी उसका कॉलेज और वो जहाँ काम करने जाता है बड़े होके उसका ऑफिस, वो सारा मीज़ो लेवल हो गया। फिर उसके बाद जिस कंट्री में वो रहता है, जिस लीगल सिस्टम को, लॉ को वो फॉलो करता है, वो उसका मैक्रो लेवल का सोशलाइजेशन हो गया। तो दीज आर दी 3 लेवल्स ऑफ सोशलाइजेशन। So this is it. In the next video we will start with the theories of socialization. अभी हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है सोशलाइजेशन के बारे में। उसके बाद अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आई होप आपने जितना अभी तक देखा वो आपको समझ आ गया हो, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please do share and subscribe my channel and we will meet you again. Thank you.